नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। दिल्ली को दिल वालों की राजधानी कहा जाता है, दिल वालों का शहर कहा जाता है। असल में दिल्ली कभी भी दिल वालों के लिए नहीं रही। दिल्ली को लेके झगड़े हमेशा होते रहे और एक तरीके से देखें तो मुग़ल या जो देश के बाहरी आक्रमणकारी थे तब से लेकर और आज़ादी के बाद तक दिल्ली में कब्जे को लेकर बहुत सारे झगड़े आपस में हुए और इन झगड़ों के कारण ही ये एक अतिशयोक्ति लगती है कि दिल्ली दिल वालों की नगरी है, क्योंकि दिल्ली में हमेशा से ही सत्ता को पाने के लिए, अपने प्रभाव को जमाने के लिए झगड़े होते रहते हैं। आज की तारीख में जो केंद्र सरकार और केजरीवाल की दिल्ली सरकार है, उसके बीच में जो झगड़े हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट तक को आना पड़ रहा है, लेकिन ये झगड़े रुक नहीं रहे हैं। इन झगड़ों की वजह क्या है? मूलतः इन झगड़ों की वजह किसी भी तरीके से जनता के लिए नहीं है। ये झगड़े सिर्फ अपने अधिकार को बढ़ाने के लिए है और ये बात संविधान को भी पता था कि चूँकि दिल्ली देश की राजधानी है, इसीलिए वहाँ राज्य की कल्पना एक अलग विषय था। संविधान ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया। उसके बाद भी दिल्ली के लोग और राजनीति के क्षेत्र में तमाम लोग इस प्रयास में लगातार लगे रहे कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। दिल्ली को राज्य का दर्जा दिया गया, लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री के पास वो अधिकार नहीं है जो बाकी देश के मुख्यमंत्रियों के पास होते हैं और यहाँ के राज्यपाल के पास, यानी लेफ्टिनेंट जनरल एलजी जिसको कहते हैं, उनके पास वो अधिकार हैं जो दूसरे प्रदेशों के राज्यपाल के पास नहीं है। दिल्ली प्रदेश का जो राज्यपाल है वो दूसरे प्रदेशों के राज्यपाल के बनस्पत ज़्यादा शक्तिशाली है। ये सारी स्थितियाँ कहीं ना कहीं संविधान ने सोच के बनाई थी। संविधान हमारा इतना व्यापक स्वरूप वाला था और उसमें इतनी अच्छाइयाँ थी कि उसने खुद में भी सुधार की तमाम गुंजाइशें छोड़ दी और शायद यही वजह है कि आने वाले दिनों में जब संविधान लागू हुआ, देश आज़ाद हुआ, तो न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, इन तीनों के बीच एक होड़ लग गई कि किसकी पावर सुप्रीम होगी और इस सुप्रीम पावर को हासिल करने के लिए संविधान में तमाम तरीके के बदलाव किए गए। कॉलेजियम सिस्टम भी किसी भी तरीके से संविधान की अनुच्छेद में नहीं है। संविधान ने कॉलेजियम सिस्टम को स्वीकार नहीं किया था, लेकिन कॉलेजियम सिस्टम लागू हुआ और चल रहा है। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे काम थे जिनको संविधान सही नहीं मानता था, लेकिन तमाम तरीके के बदलाव करके उन चीज़ों को अपनी सुप्रीमेसी दिखाने के लिए हासिल किया गया। इसी तरीके से दिल्ली के साथ भी हो रहा है। दिल्ली जब देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद दिल्ली सरकार का गठन हुआ। आपको बताते चलें कि 1952 में भी दिल्ली में राज्य सरकार थी और चौधरी ब्रह्म प्रकाश जो कांग्रेस के नेता थे वो यहाँ के मुख्यमंत्री थे। उस समय भी उनका जो दिल्ली के चीफ थे उनके साथ में उनका टकराव हुआ और नतीजा चौधरी ब्रह्म प्रकाश ने 1956 में इस्तीफा दे दिया। उसके बाद दिल्ली राज्य की जो अवधारणा थी उसको ख़त्म कर दिया गया और दिल्ली पूर्णतः केंद्र शासित राज्य हो गया। लेकिन 1990 में एक बार फिर सुधार हुआ संविधान के अनुच्छेद 69 के तहत और उसमें दिल्ली को राज्य का दर्जा दिया गया। यहाँ पर भी जब दिल्ली को राज्य का दर्जा दिया गया उस समय भी एलजी के पावर अलग रखे गए और ये कहा गया कि दिल्ली एलजी के अधिकार में ही कार्य करेगा। उस समय दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी और 1991 में ये बदलाव किया गया। दिल्ली में 70 विधानसभा दी गई और जैसे दूसरे प्रदेशों में निर्वाचन होता था, जनता अपने एमएलए चुनती थी और उसके नेता जो है वो मुख्यमंत्री चुनते थे, उसी तरीके से दिल्ली में भी हुआ। 1991 से लेके और 2014 तक जो सरकारें यहाँ पे रहीं
उसमें कई बार ऐसा रहा कि केंद्र में किसी और की सरकार थी, दिल्ली प्रदेश में किसी और की सरकार थी। कई बार हालात ऐसे भी आए कि दिल्ली में भी जिनकी सरकार थी, केंद्र में भी उनकी सरकार थी, यानी डबल इंजन सरकार उस समय भी थी। कांग्रेस की यूपीए सरकार जब केंद्र में थी तो दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी। कई बार ऐसे मौके आए कि केंद्र में किसी और की सरकार थी और दिल्ली किसी और के अधीन थी, लेकिन वहाँ पे टकराव नहीं हुए, या अगर हुए भी तो छोटे मोटे टकराव थे और उनको हल कर लिया गया। लेकिन जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी उसके बाद से हालात और बिगड़ते चले गए। दरअसल इसकी मूल वजह कुछ और है। वजह यह है कि आम आदमी पार्टी का जो गठन हुआ वो राजनीतिक विचारधाराओं के तहत नहीं हुआ। उनकी अपनी कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है। उनकी विचारधारा ये थी कि हम राजनीतिक विकल्प के रूप में आए हैं, यानी जो राजनेता करते हैं हम वो नहीं करेंगे, हम उससे अलग करेंगे। आप याद करिए कि जिस समय आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था और उसके नेता केजरीवाल पार्टी के बारे में बता रहे थे, तो उनका ये कहना था कि हम कभी सरकारी सुविधाएं नहीं लेंगे, हम कम से कम खर्चे में काम करेंगे, जो भी फैसले होंगे वो जनता से चुन के करेंगे। लेकिन जैसे ही वो कुर्सी पे बैठे तो उनका रूप बदल गया और वो तमाम वो काम करने लगे जिसके लिए उन्होंने मना किया था। राजनीति में विचारधारा का उनके पास कोई स्थान नहीं है। वो वामपंथी विचारधाराओं को भी मानते हैं, दक्षिणपंथी विचारधाराओं को भी मानते हैं। दूसरे, उन्होंने कहा था कि एक कुशल प्रशासक देंगे। ये ठीक है कि लगातार आम आदमी पार्टी चुनाव जीती है, उसके बाद भी जो स्थितियां बनी हैं वो किसी भी तरीके से ठीक नहीं कही जा सकती हैं। एक सामंजस्य बैठा के कार्य को अगर किया जाता तो दिल्ली की हालत और होती। लेकिन जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी उसका केंद्र सरकार और एलजी के साथ लगातार विवाद चलता रहा है। इन विवादों की मूल वजह यह है कि आम आदमी पार्टी का जो जन्म है वो आंदोलन से हुआ और आम आदमी पार्टी को लगता है कि वो आंदोलन करके ही अपने काम को करवा सकती है और इससे जनता उसके प्रति सहानुभूति रखेगी, उनके साथ जुड़ेगी। इसीलिए आम आदमी पार्टी हर जगह आंदोलन का रास्ता तलाशने की कोशिश करती है और उसकी कोशिश ये होती है कि हर मुद्दे पे कहीं ना कहीं टकराव हो और ये टकराव वो जनता के बीच ले जाके दिखा सके कि वो उनके लिए कितनी लड़ाई लड़ रही है। वो भूल गई कि किस तरीके से भ्रष्टाचार में उनके मंत्री जेल गए और सालों साल वो जमानत पर बाहर नहीं आ पा रहे हैं। ये मुद्दे, इसके साथ ही साथ जो फिजूल खर्ची का बात थी, जो फिजूल खर्ची की बात थी और उसको आम आदमी पार्टी पहले मना करती थी, लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल के बंगले का मामला आया है एक बार फिर से आम आदमी पार्टी मुखर हो गई है, आंदोलनकारी हो गई है और आक्रामक भी हो गई है। इसी का नतीजा था कि वो एलजी के खिलाफ कोर्ट में गई और उसने कहा कि हमें ट्रांसफ़र पोस्टिंग का अधिकार मिलना चाहिए। कोर्ट ने एक जजमेंट उसके पक्ष में पारित कर दिया और 11 मई को ये जजमेंट आया और 21 मई मतलब 10 दिन के अंदर ही अंदर आंदोलनकारी रूप जो आम आदमी पार्टी का था वो सामने आने लगा। उन्होंने वहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी थी उस पर हमले किए, उनकी फाइलें उठाई, उनको नष्ट किया। कई तरीके के अलग अलग आरोप दिल्ली सरकार पे लगे, जिसके बाद केंद्र सरकार एक अध्यादेश ले आई और उस अध्यादेश के जरिए उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसको पलट दिया। एक बार फिर सवाल उठा कि अब दिल्ली में सरकार किसकी रहेगी। दरअसल इस अध्यादेश में केंद्र सरकार ने एक व्यवस्था दे दी, एक प्राधिकरण का गठन कर दिया जो तबादलों का काम करेगी। जो ग्रुप ए के अधिकारी हैं और दानिश के अधिकारी हैं उनके तबादलों का काम अब वो अथॉरिटी करेगी। इस अथॉरिटी के चेयरमैन दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे, दिल्ली के गृह मंत्री और मुख्य सचिव इसके सदस्य होंगे। ये 3 सदस्यीय जो टीम है वो तबादलों पर अपने फैसले करेगी और अगर कोई विवाद होता है तो एलजी का जो फैसला होगा वही सर्वमान्य होगा। अब इसको भी चैलेंज करने की बात आम आदमी पार्टी कर रही है। दरअसल यहाँ पे भी एक दूसरा पेच है। आप देखिए
तो सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति हो, चुनाव आयोग के डायरेक्टर की नियुक्ति हो, और इस तरीके की नियुक्तियों में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक गाइडलाइन बनाई जिसमें प्रधानमंत्री के साथ साथ दूसरे लोगों को एक टीम में शामिल किया गया और कहा गया कि इनके जो फैसले होंगे ये टीम लेगी। लेकिन यही पैमाना दिल्ली सरकार मानने को तैयार नहीं है। दिल्ली सरकार उस अथॉरिटी में 3 सदस्यीय जो बनाई गई है उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है और उसको लेके वो कोर्ट जाने की बात कह रही है। अब कोर्ट जाएगी तो क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि 239 AA और 239 AB 2 ऐसी धाराएं हैं जिनके जरिए दिल्ली के LG को बहुत सारे अधिकार हासिल हैं, और ये अधिकार तब तक हासिल रहेंगे जब तक कि लोकसभा में कोई पूर्ण राज्य का अध्यादेश पारित नहीं होता या दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जाता। जब तक दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा तब तक उपराज्यपाल ही वहाँ का प्रमुख होगा और हर हाल में दिल्ली की चाबी उसके ही हाथ होगी। समझ सकते हैं कि दिल्ली की लड़ाई का अंत क्या होगा। असल में दिल्ली की लड़ाई शुरू से लेके आखिरी तक पावर हासिल करने की लड़ाई है, और पावर हासिल करने की लड़ाई जीवन में कभी ख़त्म नहीं होती। लिहाजा दिल्ली की लड़ाई कब ख़त्म होगी ये कहना मुश्किल है, और दिल्ली का बॉस कौन होगा ये अभी तक जो स्थितियां हैं उनमें LG ही दिल्ली का बॉस है, और अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली अभी दूर है।